हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी हम लोग क्विज का आयोजन कर चुके हैं। मेरे पिछले क्विज का क्वेश्चन था, यानी पिछले डे का क्वेश्चन था कि बताइए उगादी पर्व जो है, यानी उगादी जो फेस्टिवल है दोस्त, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्त? कर्नाटक में। कर्नाटक में उगादी, ध्यान से सुनिएगा, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उगादी फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, हम आज भी क्विज में एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि लास्ट में पूछेंगे। आप लोग लगातार देखते रहिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग बिना कोई रुकावट के आज शुरू करते हैं एकदम A to Z। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार से ही हम चल रहे हैं, बना रहे हैं वीडियो। अगर आप लोग को यह क्विज अच्छा लग रहा है तो कृपया करके अपने ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल है, हर किसी के पास है ग्रुप, उसमें शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना से जितना हो सके लड़कों को कनेक्ट करें, ताकि हम लोग लाइव आकर आप लोग से धीरे धीरे क्विज हम लोग प्रगति करें। ठीक ना दोस्त है, आप लोग के सपोर्ट से ही चलेगा सारा चीज़। चलिए दोस्तों, क्विज स्टार्ट करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। यानी भारत के विभाजन के समय बाबू, भारत के विभाजन के मतलब समझ रहे हो, 1947 में हमारा देश का बंटवारा हुआ था ना, तो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था, उस समय कौन थे? तो JB कृपलानी थे अध्यक्ष। ठीक, अगर पूछेगा कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था, तो 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है बाबू? पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पवित्र स्थल, पवित्र भूमि, लेकिन उस टाइप के है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पवित्र स्थल। ठीक, अच्छा, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। अब पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम 1940 में प्रयोग किया गया था। कब? 1940 में। समझ में आ गया ना? अब पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे वहाँ के? मोहम्मद अली जीना। प्रथम गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जीना। कोई डाउट? अब भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी उसी को श्री राजगोपालाचारी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने। किस भक्ति संत ने, ध्यान से सुनिएगा, कौन से ऐसे भक्ति संत थे जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद। कौन? रामानंद। संगम साहित्य की भाषा कौन थी? तमिल। जो संगम साहित्य था ना बाबू, उसकी भाषा का नाम क्या था? तमिल। उसकी क्या चीज़? क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। कल का क्वेश्चन का हो गया बाबू आंसर। उगादी जो है ना, उगादी फेस्टिवल, वो कर्नाटक में मनाया जाता है, यही है। ठीक है, हर्ष किस राजभाषा से संबंधित है? पुष्य भीति से। हर्ष किस भाषा से संबंधित है? पुष्य भीति से। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए बाबू, हर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? तो पुष्य भूति। यानी हर्ष किस वंश से संबंधित है बाबू? पुष्य भूति से संबंधित थे। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन, संसार प्रसिद्ध मोर का सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किला में। दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा के ताजमहल, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, अपने मुमताज बेगम की याद में। तब कोई दिक्कत है? वो आगरा में लाल किला है। हाँ, कौन बनवाया है? हाँ, देखिए, आगरा के अगर लाल किला के निर्माण कहेगा तो यह किसने किया था? आगरा के लाल किला के निर्माण, बताइए। आगरा के लाल किला का निर्माण जहांगीर किया था। ठीक है, गलती है। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के संस्थापक सिकंदर था। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। किसने?
तो सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने। आगरा का स्थापना कब किया था? 1504 ईस्वी में। किसने? सिकंदर। सिकंदर ने। जो जीता वही सिकंदर। आदमी कहता है ना, वही सिकंदर जिसके पिता फिलिप हुआ करते थे, मकदुनिया के शासक। कहाँ के शासक? दुनिया के शासक। हाँ, बेबीलोन में मृत्यु हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन। बेबी डॉल पर सोने दी नहीं, बेबीलोन में। ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनिए। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम। यानी शिवाजी के बाद कौन सा गुरिल्ला युद्ध विद्या का एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है बाबू? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ही ऐसा पेशवा था जो एक भी युद्ध हारा नहीं था। कोई दिक्कत? कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम था। ठीक है, यह ऐसा पेशवा था जो एक भी युद्ध नहीं हारा था, यानी यह महान पेशवा था। सबसे ताकतवर पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। करा कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा साहब। क्षोभ मंडल में जितना बिजली का गरजना, कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में बिजली गरजना, तड़कना, फिर बारिश का होना, तूफान आना, ये सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। यानी जितना भी प्राकृतिक घटनाएं हैं बाबू किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? तो 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर। खुद कहते हैं इसके ऊपर जस्ट होता है। क्षोभ मंडल को पहले इंग्लिश में याद कर लीजिए, ये ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद जस्ट ऊपर आता है समताप मंडल। कौन मंडल बाबू? समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। समताप मंडल वायुमंडल के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल को वायुयान जो है या हवाई जहाज है, इसके लिए उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें बिजली का गरजना, तड़कना, ये सब घटनाएं, मौसमी घटनाएं नहीं होती है। शांत एरिया है। यह कैसा है? शांत एरिया है। नहीं इसमें तूफान, न हवा, न पानी, कुछ भी भेंट नहीं होने वाला है, यानी एकदम कांस्टेंट एरिया है। इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श पाया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें कि समताप मंडल तो 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक। समताप मंडल के ऊपरी परत में, यानी समताप मंडल के ऊपरी परत में तो क्या पाया जाता है बाबू? तो ओजोन परत। यानी ऊपरी भाग में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है। अगर सर ओजोन के पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा पर पड़ेगी तो स्किन कैंसर होगा। कौन सा? स्किन कैंसर होगा। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ना, पराबैंगनी किरणें हमारे डायरेक्ट त्वचा पर पड़ेगी तो उससे कौन सा कैंसर होगा? स्किन कैंसर, यानी त्वचा कैंसर होगा। कोई डाउट है? ओजोन के लिए जिम्मेवार गैसें कौन कौन है? तो CFC, SO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। ठीक है। कोई दिक्कत है? जो फ्रियोन है रेफ्रिजरेटर से ये सब निकलता है ना, ये सब, हाँ, ये सब से जो गैसें निकलती हैं। कोई डाउट? समता ओजोन लेयर हो गया, ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए ओजोन परत के बाद आयनोस्फीयर होता है, आयन मंडल। अभी 50 से 100, 50 से 80, 50 से 80 आयनोस्फीयर, इसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में क्या होता है बाबू? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे कहाँ होती हैं? आयन मंडल में। जितना ये सब टीवी चलता है ना, सब रेडियो सिग्नल वगैरह सारा चीज़ रेडियो तरंगे किस में होता है? आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। इसके ऊपर जस्ट 80 से बढ़िएगा ना, ऊपर है 720, तो यह क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। तो ये हो गया आयनोस्फीयर को ही, यानी आयन मेसोस्फीयर उसका होता है। मध्य मंडल 50 से 80 होता है। ठीक है। मध्य मंडल के बाद आयनोस्फीयर होता है, जो कि 80 के बाद होता है। 80 से 720 होता है। 80 से 700, कहीं 720 देता है। ठीक है। तो वह होता है आयन मंडल में। कोई दिक्कत है? आयन मंडल के बाद में हो जाता है 720 के बाद बहिर्मंडल, यानी एक्सोस्फीयर उसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर। ठीक। एक्सोस्फीयर में क्या होता है सर?
तो उसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष में जितने उपग्रह वगैरह है ना, संचार उपग्रह, सब अंतरिक्ष में यानी 720 किलोमीटर से ऊपर होता है। उसी से क्या आता है, टावर वगैरह पर सिग्नल आता है, जिससे कि हेलो बबुआ के पापा मौसी होता है। समझ में आ रहा है ना? खुद ही कहने का मतलब है बाबू कि अंतरिक्ष क्या करता है, उपग्रह में क्या ले जाया जाता है, कोई चीज़ का नहीं सुनी हो कि उपग्रह ले गया कि इतना चीज़ में भ्रमित कर रहा है, क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। सैटेलाइट में ही से ना सारा चीज़ सिग्नल को ऑब्जर्व करता है। टावर जो है ना, सैटेलाइट से ही सिग्नल को ऑब्जर्व करता है। इसलिए सर अंतरिक्ष में भेजा जाता है कि वो अंतरिक्ष में चल जाने के बाद जिस स्पीड से पृथ्वी मूव करता है उसी स्पीड से अंतरिक्ष में वो भी मूव करेगा। और जब मूव करता है तो चारों तरफ आराम से जाएगा। बोलिए जय जयकार। समझ में आया कि नहीं? कोई कहते यानी कहने का मतलब जिस स्पीड से वो घूमेगा, पृथ्वी घूमेगी, उसी स्पीड से मेरा संचार भी घूमेगा। ईंटा फेंक दीजिए ऊपर, चला गया अंतरिक्ष में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से। एस्केप वेलोसिटी इसको कहते हैं। फेंक दीजिए, वो अंतरिक्ष में जाकर अब वो वापस नहीं आएगा, वहीं पर राउंड अप परिक्रमा करेगा। परिक्रमा होता है ना जग में, तो परिक्रमा करने लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है बाबू? ना कहीं दिक्कत नहीं सर, बढ़ा जाए ना? एकदम आगे बढ़ा जाए। आइए तो अब देखिए दोस्त, और सुनिएगा ध्यान से। वही में क्या होता है ना कि जब बबुआ के पापा फोन करते हैं कि हेलो टिंकुआ के मम्मी, तो ना यानी कहे का मतलब मौसी, तो फिर हेलो करने लगता है ना। तो इसके पीछे का वजह जानते हैं काहे होता है? काहे कि मौसम खराब होता है ना, तो सिग्नलवा जो है ना वहाँ से जो अंतरिक्ष से चलता है वह सिग्नलवा कटने लगता है। क्या होने लगता है? कटने लगता है। यानी जो वेव के रूप में, तरंग के रूप में आता है ना उधर से, तो उसमें विक्षोभ हो जाता है। कट कट के आवाज यह आता है। तनी सा मौसम में गड़बड़ाइल बा बबुआ के पापा, इन्हें मौसम कैसन बा उन्हें तो इन्हें तो फ्रेश खींचता तो उन्हीं गड़बड़ाइल बा। ठीक है, यानी इन्हें बादर कोई बा, बारिश होता, गड़गड़ करता। अच्छा ठीक बा, आवाजिया कटता रखता नहीं। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष से आता है। कहाँ से? कोई दिक्कत है? बहुत एक्सपीरियंस है बाबू। आओ, संचार में पारी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन है। यानी संसार में पारे, अब देखिए संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है बाबू? स्पेन। कहाँ पर है? स्पेन में। ठीक, स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड। बहुत बढ़िया, स्पेन के मैड्रिड, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ठीक है, देखिए संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बाबू? स्पेन है। ठीक, अच्छा जी, पारा किसको कहते हैं बाबू? मरकरी को। एच जी का सूत्र कितना होता है? 80। परमाणु का यानी इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, Hg उसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी सर, पीबी का कितना होता है? तो पीबी का परमाणु संख्या 82 82 कितना होता है? 82। टिन का कितना होता है? एशियन के 50। ठीक है, आयोडीन के कितना होता है? 53। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यानी कपास जो है ना बाबू, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल से। किससे? फल से। यानी कपास जो है पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। भारत में कपास सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात। कौन? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। कोई कहते हैं कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है बाबू? काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है, चाय के लिए अब चलिए दोस्त, आइए स्टार्ट कर दिए हैं कैमरा मास्टर। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है बाबू? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखिए, भारत के अगर पूछे कि उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहेगा तो समझ जाएगा कहाँ पर, एकदम चल जाइएगा कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। पूछता है कि इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी बिंदु कहाँ है बाबू? तो अंडमान निकोबार में। खुद ही कहते
अगर इन स्थल भाग से अगर दक्षिणी बिंदु कह दे स्थलीय भाग से, तो इसको कन्याकुमारी या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट या केप केमोरिन कहा जाता है। केमोरिन कहा जाता है, यानी कन्याकुमारी या पिग्मेलियन पॉइंट या केप केमोरिन इसी को कहा जाता है। यानी अगर दोस्त कहेगा कि भूमि से अगर स्थलीय भाग भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है स्थलीय भाग में, तब होगा कन्याकुमारी। अगर पानी में पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट मारना है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है बाबू, तो यह है अंडमान निकोबार में। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल कहाँ है बाबू, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल। यही सेलुलर जेल में दोस्त गया था ना कौन, लॉर्ड मेयो 1872 में। वहीं पर एगो निकला कौन है, वहीं पर शेर खान नामक थे, क्या था, कैदी था। आधा के गप दे मार दिया, इनको हत्या कर दिया। किसको, लॉर्ड मेयो को, ठीक है। अब मार के हत्या करके खत्म। समझ में आ गया ना। क्या कर दिया, खत्म। कोई दिक्कत है, हाँ। अच्छा देखिए, भारत के अगर बोल दे कि पश्चिमी बिंदु के क्या नाम है, तो सर्करिक है। तो सर्करिक अगर कह देगा तो पानी में, यानी पानी में जो सर्करिक पॉइंट है। अगर स्थल बिंदु पूछ देना तो कौन है, गहीर मोता। कौन है, गहीर मोता। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, या उसी को गौर मोता भी कहा जाता है। पूर्वी बिंदु कह दे तो वालांगू या किबुथु। कौन, किबुथु। कोई दिक्कत है, भारत के सब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। आइए, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचता है। कहने का मतलब है कि दोस्त कि केरला महाराष्ट्र साइड में सबसे पहले पहुंचता है क्या चीज़, मानसून। कोई दिक्कत है, कर्नाटक के सब इलाके से मानसून होते हुए हम लोग साइड में बिहार इधर झारखंड तरफ आता है। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा देखिए, भारत में अगर बोले कि सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अच्छा, अगर कह दे कि उत्तर कौन सा, उत्तर पूर्व मानसून से 20% वर्षा होता है। और उत्तर पूर्व मानसून के वर्षा के कारण ही तमिलनाडु में ठंडे के दिनों में बारिश होती है। कोई दिक्कत है, उत्तर पूर्व, ठीक है, लौटते, इसी को लौटती हुई मानसून कहते हैं। इसी मानसून को लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है। आइए, कौन सी मिट्टी की अधिकतम जल धारण की क्षमता होती है, काली मिट्टी की। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर काली मिट्टी न देकर चिकनी मिट्टी दे दे तो वो भी मारना है। इसी को क्ले सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्ले सॉइल, यानी चिकनी मिट्टी दे दे तो आपको वहीं प्रीफर करना है। उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। किस मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, बलुई मिट्टी के। किस मिट्टी की, बलुई मिट्टी के। सबसे उर्वरता किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में। इससे भी ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में। किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी में बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाया जाता है। बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाने के कारण इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो आयरन की मात्रा किस मिट्टी में सबसे अधिक, काली मिट्टी में। किसमें, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, इसी को ऐसे चरनोबिल करके ना इसी को दोस्त देखिए, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम बताएंगे, ठीक है। आइए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी लैटेराइट मिट्टी किस लिए, तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल, टॉनिक एसिड या टैनिक एसिड इसी को कहते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, बताइए। ऑप्शन में है शाहजहां, जहांगीर, रणजीत सिंह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में, अकबर के समय में। कोई दिक्कत है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर बोले ना कि कंपनियों के आगमन का क्रम, ध्यान से सुनिएगा, कंपनियों का आगमन के क्रम कहेगा तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया। उसके बाद में कौन आ गया, 1498 के बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ।
स्थापना के क्रम बता रहा हूँ दोस्त, फिर आगमन के क्रम बताएंगे। पहले स्थापना के क्रम सुन लीजिए। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया। उसके बाद में 1600 ईस्वी में कौन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में आ गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 में आ गया डेनिश, ठीक है। 1664 में कौन आ गया? 1664 फ्रांसीसी आया 1664 में, ठीक है। 1664 में फ्रांसीसी आया। एक स्वीडिश कौन आया? स्वीडिश कब आया? 1731 में। स्वीडिश कब आया? 1731 में आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। स्वीडिश 1731 में आया। अब देखिए, अगर आगमन के क्रम पूछे ना, ये था स्थापना के क्रम दोस्त। आगमन के क्रम पूछे तो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उसके बाद में का आ गया? डच, और तब आया था अंग्रेज। आगमन में, लेकिन कंपनी का स्थापना में अलग हो जाता है, खुद ही कहते हैं। आगमन में डच पहले हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। बात खत्म। बात है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना आप? बहुत सुंदर। आइए, कह रहे हैं कि शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य। शिमला समझौता, शिमला समझौता आप लोग जल्दी से बताइए कि कब हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था बाबू? 1972 ईस्वी में, ठीक। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था कि साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था। देखिए, अगर मुगल वंश की स्थापना कहे ना, तो मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था बाबू? मुगल वंश की स्थापना 1206 में। कब है? 1206 ईस्वी में ही चालू हो गया था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर, ठीक है। अच्छा, गुलाम वंश के ना 1206 में हुआ था, यानी दिल्ली सल्तनत के 1206 में शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत के अगर पूछा जाए कि मुगल वंश के स्थापना कब से हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी से ही, ठीक है। लेकिन कह रहा है ना इसमें कि बताइए कि किस युद्ध के साथ सही अर्थों में, यानी वास्तविक रूप से कौन से युद्ध से मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? अकबर, ठीक है। इसमें विजयी अकबर हुआ था। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध बात करें कि कब हुआ था, तो 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों बुरी तरह से पराजित हुए थे। कोई दिक्कत है? अब देखिए, द्वितीय बोल दिए, कोई दिक्कत? मौसी याद है? कोई दिक्कत? आइए, कुतुब में ध्यान से सुनिएगा। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बाबू? हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा ध्यान से। जो तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था ना, तालीकोटा के युद्ध के उपरांत ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन से युद्ध था? तालीकोटा के युद्ध। कब था? 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक। कोई दिक्कत है? इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? तालीकोटा के युद्ध को। तालीकोटा के युद्ध ही विजयनगर साम्राज्य का पतन करके बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का सपना 1336 ईस्वी में। इसके राजधानी की बात करें तो कहाँ था? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे खंडहर था। क्या था? खंडहर था। अगर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हरिहर और भूका। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और भूका। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश शासन किया था। तुलु, ठीक है। तुलु, संगम, सुलु, तुलु, अरविडु। संगम वंश, शुलु वंश, तुलु वंश, अरविडु वंश, ठीक है। संगम, शुलु, तुलु, अरविडु। कोई दिक्कत? अब देखिए, संगम वंश के कौन था? हरिहर और भूका। शुलु वंश के संस्थापक नरसिंह, तुलु वंश के वीर नरसिंह, अरविडु वंश के तोरमार। कोई दिक्कत है? विजयनगर साम्राज्य के मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। क्या था? पैगोडा। कोई डाउट?
अब ले लीजिए बहमानी। बहमानी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। इसका राजधानी गुलमर्गा था। कहाँ था? गुलमर्गा। बहमानी वंश के राजधानी गुलमर्गा था। मुद्रा के बात करें तो हुड़ था। बहमानी वंश के मुद्रा का नाम क्या था? हुड़ था। ठीक, कोई डाउट? आइए अब कह रहा है बाबू नेक्स्ट कि ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य क्या था व्यवसाय? तो देखिए पशुपालन। अगर व्यापार भी दे तो मारना है। अगर ऑप्शन में आ जाए व्यापार तो व्यापार भी आपको मारना है। ऋग वैदिक काल में, ठीक, ऋग्वेद में कितने सूक्त है बाबू? 1028 सूक्त। ऋचाएँ कितना है? 10,462। ठीक, कितने मंडल है? 10 मंडल है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में कौन से देवता के उल्लेख है? ठीक है, पुरुष सूक्त के। अच्छा, तीसरे मंडल में सावित्री यानी गायत्री मंत्र भगवान सूर्य के। ठीक, जो ऋग्वेद के उच्चारण करते हैं ना उसको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। कौन है? आयुर्वेद। कोई दिक्कत? आइए, सबसे पुराना वेद कह दे तो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। किस वेद में बलिदान के जिक्र किया गया है? किस वेद में बलिदान, बलि देने के बात की गई है? यजुर्वेद। किसमें? यजुर्वेद। गाई जाने वाले वेद सामवेद। कोई दिक्कत? जादू टोना ये सब अथर्ववेद में। कोई दिक्कत? आइए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी कैसी है? नवीनतम है। पूछ देगा कि विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? हिमालय है। विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? हिमालय है। अच्छा जी, सह्याद्री पर्वत की सह्याद्री कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जो है ना भारत को, उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री। कभी कहते हैं अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना, इसको कहें तो विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। यह कैसी पर्वत है? तो वलित पर्वत है। कैसी पर्वत? वलित पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। राजस्थान में है। कहाँ है बाबू? राजस्थान में। राजस्थान में ही इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। खुद ही कहते। इसके बारे में बात करें, उसके बाद में आ जाइएगा तो ये इधर हो गया सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़। कौन है? धूपगढ़। कोई डाउट? आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय न्यायिक सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है ना। तो IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय पुलिस सेवा IPS ये भी सेवा है। IFS भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये भी क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन भारतीय न्यायिक सेवा यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। यह न्याय के अंतर्गत आ जाता है, यह अखिल भारतीय सेवा के तहत नहीं आता है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा कह देगा, संघ लोक सेवा कहेगा तो 315, अखिल भारतीय सेवा कहेगा तो 312। कौन सा हो जाएगा? 312। अनुच्छेद 200 में किसका जिक्र है? BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है। राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति, विधेयकों यानी जो भी विधेयक पारित होता है ना दोस्त विधानसभा में, तो वो बिल पर यानी विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं राज्यपाल, अन्यथा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। कौन से अनुच्छेद? 200। पूरे 200। पूरे 100 टकिया पर क्या है? 200 टकिया पर आप समझ गए। 100 टकिया पर कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 100 में 100 में क्या है? अनुच्छेद 100 में कि निर्णायक मत, 100 के फर्स्ट में क्या है? निर्णायक मत। यानी अनुच्छेद 100 के 1 में जो दोस्त समझ रहे हैं ना, लोकसभा में निर्णायक मत किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन होता है? सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन होता है? ढलवा लोहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह आयनिक बंधन, ठीक है, NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड यह कौन सा है? आयनिक और सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? पोटासिलम। इसको क्या कहते हैं? NaOH को सोडा। कौन सा? पोटासिलम। इसको कौन सा एलम कहते हैं? सोडा एलम है। बताइए। कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? NaOH को कास्टिक सोडा। कास्टिक पोटास किसे कहते हैं? KOH को। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। पोटास एलम फिटिकरी को कहा जाता है। किसको? फिटिकरी को। फिटिकरी का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। कोई दिक्कत? नीला थोथा। ठीक है। हाँ तो दोस्त क्या होता है? पोटासिलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस। K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस होता है। कोई दिक्कत है? इंटू 24H2O इंटू 24H2O यानी K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? आइए और बात करते हैं कि कौन सा। तो देखिए, अगर कहेगा कि वॉशिंग सोडा, कौन सा? वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा के सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O कहने का मतलब बाबू कि इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु। कितने अणु होते हैं? 10 अणु। अब आ जाइए, नीला थोथा, उजला थोथा और हरा थोथा। इससे पहले कौन छूट रहा है? खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 इसको रासायनिक नाम क्या है बाबू? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। अब देखिएगा, आइए, सफ़ेद थोथा किसे कहते हैं? तो ZnSO4 इंटू 5H2O। ZnSO4 इंटू 5H2O। अगर हरा थोथा के बात करें तो FeSO4 इंटू 7H2O। नीला थोथा के बात करें तो CuSO4 इंटू 5H2O। नहीं, इसमें भी 7H2O ही होता है। ठीक है। कोई दिक्कत है? यानी नीला थोथा में केवल उजला थोथा में होता है कौन सा? ये 5H2O उसमें होता है उजला थोथा में। ठीक है। आइए देखिए, शुष्क सेल में क्या होता है बाबू? तो अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल भी, क्योंकि शुष्क सेल का खोज किसने किया था? लेक्लांसे ने। किसने किया था? लेक्लांसे ने किया था। कोई दिक्कत है? शुष्क सेल का खोज लेक्लांसे। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है ना, किसके भांति काम करता है? कैथोड के कि एनोड के? तो कैथोड के। यानी शुष्क सेल में कार्बन के छड़ कैथोड और जो एनोड के कॉपर जो होता है कौन सा? ये कार्बन हो गया। और उसके बाद में जस्ता जो होता है ना दोस्त, वह काम करता है एनोड की तरह। किसका काम करता है? एनोड की। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। आइए, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। टैरिफ एक्चुअली जानते हो क्या है? टैरिफ एक प्रकार का व्यापारिक टैक्स है। जिससे हम अमेरिका से माल मंगा रहे हैं, सामान कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो उस पर जो हम टैक्स अमेरिका हम पर पे करेगा ना, लगाएगा ना, तो उसको हम टैरिफ कहेंगे। क्या कहेंगे? टैरिफ। यानी व्यापारिक लेन देन में जो टैक्स लगता है ना, सामानों पर जो टैक्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? टैरिफ के नाम से जानते हैं। ठीक। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी डिस्पर्सन में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। एकमात्र तरंगदैर्घ्य खाली लाल रंग का अधिक होता है, बाकी सब काम बैगनी रंग का अधिक। बाकी सब काम बैगनी रंग का सीधा। करी कहते? कोई डाउट नहीं ना है? आइए तो लाइने पे बने रही है। निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा कण है? अस्थायी कण है। यानी न्यूट्रॉन क्या है बाबू? अस्थायी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के संयोग को यानी मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियन। यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन चार्ज अपोजिट, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर अजाना पर कुछ ना। न्यूट्रॉन मने नांगा, न्यूट्रॉन मने ना। कोई दिक्कत बिना कपड़ा के। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, न धनात्मक न ऋणात्मक। कोई दिक्कत? आओ
कहता कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है बाबू? तो कैवेंटास। ऑस्ट्रेलिया के विमान सेवा का क्या नाम है? कैवेंटास। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ग्रेट गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिश, ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुओं का देश, कंगारू के बच्चा कितना mm का पैदा होता है? 1 सेंटीमीटर का। कितना का? 1 सेंटीमीटर। 10 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर का पैदा होता है कि 1 इंच का पैदा होता है? 1 इंच का पैदा होता है। कंगारू का जो बच्चा है ना वह 1 इंच का पैदा होता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मरे और डार्लिंग वहाँ के प्रमुख नदियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियाँ, मरे और डार्लिंग। तो डार्लिंग मरती है, डार्लिंग है मरती है। इसका कहने का मतलब है कि जो डार्लिंग नदी है ना वो मरे नदी में जाकर गिरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है? मरे नदी है, और उसी में डार्लिंग नदी जाकर मिल जाती है। खुद ही कहत वहाँ के 2 फेमस पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा सर, और क्या? तो उसके जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में क्या है? पपुआ न्यू गिनी, जहाँ के पोर्ट मोर्सोबे राजधानी है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोर्सोबे। अब पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरेस जल संधि, कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि। नीचवा आइएगा ना तो नीचवा है तस्मानिया। कौन है? तस्मानिया। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बांस जल संधि, कौन सा जल संधि? बांस जल संधि। कोई दिक्कत है? तो बांस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आएगा। नीचवा तनी सा बगलवा में आइएगा तो कुक जल संधि है, यानी न्यूजीलैंड को कनेक्ट करता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि। कौन है? कुक जल संधि। एक है कोकू जल संधि। कोकू जल संधि या कोको जल संधि है ना दोस्त, वो म्यांमार और अंडमान निकोबार को कनेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए ना। हैंडबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12। हैंडबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कबड्डी, हॉकी, बहुत सुंदर, कबड्डी में 7 गो होता है। कनेउआ के 7 यार, कनेउआ के 7 यार, यानी कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना? 7 गो। कितना होता है? तो क ने वा, दोस्त ध्यान दीजिए, क ने वा, यानी क से कबड्डी, ने से नेटबॉल, वा से वाटर पोलो, और तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बेसबॉल में 9 होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रीय अगर पूछे कि झंडा पर किसका प्रतीक चिन्ह रहता है तो रॉड का। किसका? रॉड का। खुद ही कहते किसका रहता है? रॉड। और वहाँ के झंडा पर 50 गो बिंदु बिंदु रहेगा, 50 रंग में। उसका 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। वहाँ के संसद को सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नंबर ऑफ सीनेट, यानी वहाँ के सीनेट की संख्या कितनी है? वहाँ के सीनेट की संख्या कितनी है? 100। 50 गो राज्य है लेकिन 100 सीनेट है। एक राज्य में कितने सीनेट है? 2 सीनेट है। कोई दिक्कत है? अच्छा, वहाँ के गोल्डन रॉड है। वहाँ के ये ठीक क्या है? प्रतीक चिन्ह में गोल्डन रॉड है। गोल्डन रॉड। ठीक है। अच्छा सर, और क्या चीज़ है? तो वहाँ की दोहरी नागरिकता है। वहाँ कैसी नागरिकता है? दोहरी। या दोहरी नागरिकता के मतलब आप लोग समझते हैं? नहीं। तो आज हमसे समझिए। दोहरी नागरिकता के अर्थ है कि एगो देश अलग नागरिकता देगा, राज्य अलग नागरिकता देगा। अब बहुत लड़का कंफ्यूजन में रहता है ना कि हम भारत में रहते हैं ना तो हम पाकिस्तान के ले लिए ना तो 2 गो हमारा भी नागरिकता हो गया, हम दोहरी नागरिकता। ना, गड़बड़ में है। समझ गया क्या ना? यानी दोहरी नागरिकता के मतलब दोस्त कि एगो राज्य आपका अलग नागरिकता देगा और देश के स्तर पर आपका अलग नागरिकता होगा। मान लीजिए अभी हम लोग बिहार में हैं, बिहार राज्य सरकार हमको अलग नागरिकता देगा और केंद्र सरकार हमको अलग नागरिकता देगा। समय समय पर नागरिकता छीना जा सकता है। यानी एगो राज्य के खत्म हो गया तो देश के रहेगा, देश का खत्म हो गया तो राज्य के, है ना। लेकिन यहाँ एक ही सिस्टम है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तब बोलिए रामचंद्र की जय। ठीक है। यहीं पर हम वीडियो को दोस्त समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्विज आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही जुड़िए और बहुत सारे लड़कों को कनेक्ट कीजिए इससे। और अपने ग्रुप, आपके मोबाइल में तो ग्रुप चर्चा को चलाते होंगे और सब वीडियो शेयर कर देते हैं, इसको भी शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो बिना लाज डर के एकदम शेयर कीजिए। दंडनीय हम यही कहेंगे। क्वेश्चन सबसे मेन है। क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन। तो बताइए कि आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ
कि हिंद स्वराज्य के लेखक महात्मा गांधी हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पूछेंगे। हम पूछ रहे हैं कि हिंद स्वराज्य के जो लेखक महात्मा गांधी हैं, तो यह हिंद स्वराज्य की रचना महात्मा गांधी कब किए थे, अगर आपका और कहाँ से, अगर इसका आपका आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, अन्यथा मैं अगले क्विज में आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद, जय भारत।